Welcome in my SST class, Agriculture, chapter number 4. Topic is भूदान ग्रामदान। देखिएगा बेटा, मैंने जो इससे पहले जो हमने वीडियो शेयर की थी आपको, वहाँ मैंने भूदान ग्रामदान से शुरू करवाना था। टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म मैंने आपका कंप्लीट कर दिया था। तो आइए थोड़ा सा रिव्यू ले लेते हैं। देखिएगा बच्चे, हमने प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधार, टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म तक मैंने कंप्लीट किया था आपका। तो इसमें क्या पढ़ा था हमने कि जो भी इसमें बताया था कि जो भारत के अंदर एग्रीकल्चर है वो हज़ारों वर्षों से की जा रही है। आप भी जानते हो कि जब से हम मानव के बारे में हमने पढ़ना शुरू किया है, उसकी ग्रोथ के बारे में, उसके डेवलपमेंट के बारे में, तो कृषि वहाँ से की जा रही है। बस मेथड ऑफ द एग्रीकल्चर सबके डिफरेंट थे। लेकिन जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी आती चली गई और उस टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट होता चला गया, तो उस टेक्नोलॉजी की वजह से हमारी जो कृषि है, कृषि का जो विकास है वो और भी विकास का रूप और भी बदलता चला गया और भी अच्छे ढंग से कृषि होने लग गई थी। जब टेक्नोलॉजी नहीं थी तो उसकी कमी में हमारी जो भूमि है, भूमि संसाधन के प्रयोग पूरी तरह इंसान नहीं कर पाता था। जो भूमि हमारी लैंड के रिसोर्सेज थे उन्हें यूज़ करना नहीं आता था, और इस वजह से हमारी कृषि करने की जो एक स्पीड थी वो थोड़ी धीरे थी। हमारे पास में जो इरिगेशन की फैसिलिटी है वो नहीं थी। पहले जब एग्रीकल्चर होती थी ना बेटा, तो बारिश के ऊपर डिपेंड रहता था इंसान कि जब बारिश होगी तब खेतों में पानी आएगा, तब फसलें अच्छी होंगी। लेकिन आज ऐसा नहीं है। अगर कोई बंजर भूमि है, बैरन लैंड है, तो आज वहाँ पर भी खेती करना पॉसिबल हो पाया है। तो देखिएगा बच्चे कि जो हमारी खेती है, कृषि है, वो लोगों की कम से भी कम 60% लोग से भी ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिनके जीने का सहारा उनकी खेती होती है, कृषि होती है। और इसी हिसाब से वो आवश्यकता के अनुसार, जितनी उन्हें नीड होती है, उस हिसाब से आवश्यकता के अनुसार वो अपनी क्रॉप्स के लिए, अपनी मिट्टी के लिए, अपनी खेती के लिए वहाँ के टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स का यूज़ करते हैं। उसी हिसाब से वो रिफॉर्म्स करते हैं। तो देश में धीरे धीरे जब ज़मींदारी प्रथा को समाप्त कर दिया गया था, तो उसके बाद में जब देश को आज़ादी मिली तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान को शुरू किया गया था। जो प्रथम पंचवर्षीय योजनाएं होती है ना भूमि सुधार के लिए, तो भूमि सुधार के लिए ये पहली 5 साल के लिए योजना इन्होंने लागू की थी, क्योंकि भूमि के ऊपर पुश्तैनी अधिकार था। पुश्तैनी अधिकार समझते हैं ना, दादा की ज़मीन पापा के नाम, पापा की बेटे के नाम। तो बेटा ये जो पुश्तैनी अधिकार था, इस वजह से ज़मीन टुकड़ों में बंटती चली जा रही थी, छोटे छोटे टुकड़े होते जा रहे थे, और जिसकी वजह से चकबंदी करना भी ज़रूरी था। क्योंकि जब भूमि की चकबंदी होती है तो गवर्नमेंट आके उनको नोट करती है कि कहाँ से लेकर कितनी दूर तक का एरिया किसके हिस्से में आता है। तो वहीं पर गवर्नमेंट एक चकबंदी कर देती है कि इस खेत की लिमिट इतनी है। तो बेटा चकबंदी करना भी ज़रूरी था, भूमि में सुधार करना था। तो गवर्नमेंट ने उस लैंड में इम्प्रूवमेंट करने के लिए बहुत सारे कानून बनाए, लेकिन उन कानूनों में भी कुछ छूट दे दी गई थी। 1960 और 1970 के जब सीरीज़ चली हुई थी, तो उस टाइम पर हमारी जो इंडिया की गवर्नमेंट थी उसने कई तरीके से फसलों में इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश की। तो देखिएगा बच्चे, कुछ इतना इम्प्रूवमेंट लाया गया था कि हरित क्रांति और श्वेत क्रांति, जो ग्रीन रिवॉल्यूशन, वाइट रिवॉल्यूशन दोनों हैं, दूध में क्रांति आना, हद से ज़्यादा दूध का उत्पादन होना, हद से ज़्यादा फसलों का उत्पादन होना, तो ये हमारी हरित क्रांति और श्वेत क्रांति कहलाती हैं। ऑपरेशन फ्लड भी श्वेत क्रांति को कहा जाता है। तो इसमें कुछ सुधार किए गए थे। तो देखिएगा बेटे, क्योंकि टेक्नोलॉजी की वजह से सुधार थे, और जो डेवलपमेंट का प्रोसेस था लैंड को इम्प्रूवमेंट करने का, वो टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस था। तो इसीलिए जब सूखा, बाढ़ या चक्रवात या कोई बीमारी, कोई एपिडेमिक फैल जाती थी, तो फसलों के बीमे का प्रावधान किया गया। किसानों को कम रेट पर लोन की फैसिलिटी प्रोवाइड की गई। उसके लिए ग्रामीण बैंक, सहकारी समितियां और बैंक, ये सब शामिल थे। तो किसानों के लिए KCC, किसान क्रेडिट कार्ड भी बनाया गया कि कोई दुर्घटना हो जाती है तो बीमा योजना शुरू की गई थी।
और किसानों को मौसम की जानकारी दूरदर्शन और रेडियो के ज़रिए वक्त पर दी जाती थी, जिससे कि उन्हें पता चले कि किस सीज़न में ज़्यादा बारिश आएगी या तूफ़ान आएगा तो कौन सी फसलें बोना सही रहेगा। तो बेटा ये चीज़ हमने उसमें पढ़ी थी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं भूदान ग्रामदान। देखिएगा बच्चे, जो महात्मा गांधी जी थे, अब इसमें आप देख सकते हैं, यहाँ से मैं आपका करा रही हूँ। जो महात्मा गांधी थे, महात्मा गांधी जी ने विनोबा भावे वो थे जिन्होंने गांधी जी के सत्याग्रह में सबसे पूरी निष्ठा से भाग लिया था और गांधी जी का साथ दिया था। तो इन्होंने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था महात्मा गांधी जी ने विनोबा भावे को। किस चीज़ का उत्तराधिकारी? आध्यात्मिक उत्तराधिकारी। मतलब जो गांधी जी के रूल्स रेगुलेशंस को, उनके सत्याग्रह को आगे बढ़ाएगा, उसका उत्तराधिकारी इन्होंने विनोबा भावे को घोषित किया था। तो उनकी गांधी जी के जो ग्राम स्वराज होता है, ग्राम स्वराज मतलब जो गांव के अंदर राज होता है, तो उनका मानना था कि जो जैसा गांधी जी मानते थे कि भाई अपना गांव, अपना एरिया, वहाँ पर स्वराज होना चाहिए, वो ज़्यादा अच्छा है। तो ऐसे ही विनोबा भावे जी की आस्था थी। और जो गांधी जी थे, जब उनकी शहादत हो गई थी, तो उनकी शहादत के बाद, उनके चले जाने के बाद, उनके इस मैसेज को लोगों तक पहुंचाने के लिए विनोबा भावे जी ने बहुत कोशिश की। तो उन्होंने क्या किया था, देखिएगा, उन्होंने बेटा पूरे देश में पदयात्रा की, नंगे पैर चले वो पूरे देश में, पदयात्रा की। और जब यात्रा करते करते एक बार वो आंध्र प्रदेश के गांव पोचमपल्ली बोल रहे थे, वहाँ पर पहुँचे। तो वहाँ पे उन्होंने जाके भाषण दिया पोचमपल्ली में। तो वहाँ पर जब वो बोल रहे थे, तो कुछ ऐसे गरीब किसान थे बच्चे, जिनके पास ज़मीन नहीं थी, भूमि नहीं थी। तो उन्होंने विनोबा भावे जी से अपनी इस आर्थिक जो इकोनॉमिक कंडीशन थी, उसे उन्होंने शेयर किया कि उन्होंने कहा कि हमारे गुजारे के लिए, हमारे भरण पोषण के लिए हमें कुछ ज़मीन दे दी जाए। तो विनोबा भावे ने उनसे कोई वादा तो नहीं किया उस टाइम पर, लेकिन उनको एक विश्वास दिलाया कि जितना जल्दी हो सकेगा वो उनकी इस बात पर विचार करेंगे। अब देखिएगा बच्चे, जब जो सहकारी खेत हैं, अब विनोबा भावे जी ने उन्हें आइडिया दिया, सजेस्ट किया कि जितने भी भूमिहीन किसान हैं, उन्हें एक एक भूमि का टुकड़ा देना पॉसिबल नहीं है सॉरी, तो उन्हें भूमि का टुकड़ा देना आसान नहीं है। तो उन्होंने कहा कि क्यों ना सब मिलजुल कर खेती करें, मिलजुल कर जो थोड़ी बहुत पूंजी सबके पास है, अपनी अपनी पूंजी लगा के, कोई बीज ला रहा है, कोई उसमें फर्टिलाइज़र ला रहा है, कोई उसमें इरिगेशन की फैसिलिटी मुहैया करवा रहा है, कोई श्रम का दान दे रहा है। तो सभी लोग मिलके अगर उसमें काम करेंगे तो खेती भी अच्छी होगी, सबका गुजारा हो पाएगा। तो इसलिए उन्होंने सहकारी खेती करने का आइडिया दिया और इंडियन गवर्नमेंट से बात करके उन्होंने उन लोगों को ज़मीन दिलवाई जिसके ऊपर वो सभी लोग मिलजुल कर काम कर सकें। तो अचानक से वहाँ पर श्री रामचंद्र रेड्डी थे, वो उठ खड़े हुए और उन्होंने उसी टाइम 80 ऐसे भूमिहीन किसान थे जिनको 80 एकड़ भूमि बांटने की पेशकश की। उन्होंने विनोबा भावे जी से कहा कि यहाँ पर 80 किसान ऐसे हैं जिनके पास भूमि नहीं है। तो ये रामचंद्र रेड्डी जो थे, इन्होंने कहा कि 80 एकड़ भूमि बांट दी जाए, जिससे कि जो 80 किसान हैं उन 80 के पास एक एक एकड़ भूमि आ जाए। तो इसे भूदान के नाम से जाना गया था उस टाइम पर। इन्होंने इसे भूदान कहा। भू मतलब भूमि, दान मतलब दान देना। तो बाद में विनोबा भावे ने और भी यात्राएं की और अपना ये विचार उन्होंने पूरे भारत में फैलाया कि अगर भूमिहीन किसानों को थोड़ी सी ज़मीन दान कर दी जाए, जिसके पास अधिक ज़मीन है और सदस्य परिवार में कम हैं, तो उसके लिए वो ज़मीन ज़्यादा है, तो थोड़ी सी अपने में से भूमि उन भूमिहीन किसानों को दान कर दे जो बहुत परेशान हैं। तो इस आइडिया को उन्होंने पूरे देश में फैलाया और भी बहुत सारे गांव थे जिनके कुछ ज़मींदार मालिक हुआ करते थे। तो इस सीरीज़ को, इस भूदान करने वाले आइडिया को ग्राम दान कहा गया। ग्राम दान मतलब गांव का दान करना। लेकिन कुछ ज़मींदार तो ऐसे थे कि उन्होंने भूमि की बाउंड्री से बचने के लिए, कानून के शिकंजे से बचने के लिए अपनी एक भूमि का हिस्सा दान किया। जहाँ पर ज़्यादा भूमि चकबंदी में जा रही थी,
तो उन्होंने इससे बचने के लिए एक पोर्शन दान कर दिया और कहा कि हमने भूमि दान कर दी है, तो हमारे पास ज़मीन कम है, तो हमारी चकबंदी ना की जाए। तो बेटा इसे विनोबा भावे ने शुरू किया और इसे भूदान ग्रामदान आंदोलन कहा गया। इसे रक्तहीन क्रांति का नाम भी दिया गया। एक ऐसी क्रांति जिसमें रक्त ना फैला हो, जिसमें खून खराबा ना हुआ हो। तो यहाँ तक तो आपका ये हो गया। अब नेक्स्ट हम करते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा बच्चे। अब देखिएगा नेक्स्ट हेडिंग है आपकी कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू द नेशनल इकोनॉमी एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट। अब देखिएगा बेटा आउटपुट और प्रोडक्शन आ जाएगा इसमें आपका। अब देखिए अब इसमें हम क्या करने जा रहे हैं। जो कृषि खेती करने की एक राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, कृषि की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, रोज़गार और उत्पादन में योगदान। अब ये पढ़ने जा रहे हैं कि जो खेती की जाती है तो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए उनके लिए क्या किया गया, रोज़गार के क्या साधन उनके लिए उपलब्ध कराए गए, और प्रोडक्शन जो हो रहा था, फसलें ज़्यादा हो रही थी, उसमें क्या योगदान था। देखिएगा बच्चे जो कृषि है ये भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक रीढ़ की हड्डी का काम करती है, क्योंकि लोग इसमें बहुत सारे कृषि करके योगदान देते हैं। और 1951 से लगातार कृषि कार्य देश में घटता जा रहा था। 2001 में देश की लगभग 63% पॉपुलेशन ऐसी थी जो रोज़गार और अपना जीवन जीने के लिए खेती करती थी। कब तक? 2001 तक। तो देखिए बच्चे जो कृषि है, क्योंकि कृषि करते हैं तो कृषि में किसी प्रकार की गिरावट नहीं आती है। लोग कम से कम बाज़ार में ना बेचे, अपनी फैमिली के लिए उसे बचा के रखते हैं, अपनी जीवन जीविका के लिए बचा के रखते हैं। तो भारत सरकार ने कृषि के विकास को ध्यान में रखते हुए और कुछ ये सोच कर कि मॉडर्नाइजेशन आ जाएगा, मॉडर्न टेक्निक का यूज़ होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा भारत सरकार ने कोशिश की, कृषि में सुधार की कोशिश की गई। कुछ कृषि विश्वविद्यालय भी खोले गए जहाँ पर लोग उसके लिए पढ़ाई किया करते थे, मिट्टी की जानकारी कि कैसे मिट्टी फर्टाइल है, कितने समय बाद उसकी फर्टिलिटी चली जाती है तो हमें कौन सी फसलों को बोना चाहिए। तो सब कुछ कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, पशु चिकित्सा सेवाएं लागू की गई और पशु प्रजनन केंद्र की स्थापना हुई। बागवानी विकास किया गया, प्लांटेशन डेवलपमेंट हुआ। मौसम विज्ञान, मौसम के जो पूर्व मौसम को देखकर जो पूर्व अनुमान लगा लेते हैं, तो उसमें अनुसंधान किया गया और विकास को ज़्यादा महत्व दिया गया। तो बेटा ये कृषि को सुधारने के लिए कोशिशें की गई थी जिससे कि रोज़गार के साधन बने और लोग अपनी जीविका जी सकें। और जब रोज़गार के साधन बनेंगे या कृषि की हालत सुधरेगी तो उसमें प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगा। तो ये इसके बारे में था। अब नेक्स्ट देखिएगा आप जो कृषि सेक्टर हैं, मैं आपको नेक्स्ट दिखाती हूँ। जो हमारे ऐसे सेक्टर हैं जहाँ पर बहुत ही काम करना पड़ रहा है, तो हमारी जो गवर्नमेंट है वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में स्पेशल रूप से इरिगेशन, एनर्जी, जो गांव में सड़कें बनती हैं उनके लिए, मीडिया, इन सब के लिए पूंजी निवेश करती जा रही है। मतलब सबके लिए पूंजी निवेश करती जा रही है कि पैसा खर्च करके वहाँ पर भी थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट किया जाए। तो देखिएगा बच्चे जो किसान हैं, किसान कृषि में पूंजी निवेश कम कर रहे हैं आजकल, जिसकी वजह से कृषि में रोज़गार घट रहे हैं, क्योंकि लोग दूसरे कोई बिल्डिंग बनाने के लिए, कोई फैक्ट्रीज़ में, कोई अपने पर्सनल बिजनेस में दूसरी तरफ ज़्यादा दौड़ रहे हैं। तो कृषि का जो प्रोडक्शन है वो माइनस होता जा रहा है। अब नेक्स्ट है इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर। देखिएगा बच्चे इसमें खाद्य सुरक्षा भी थी जो हमने पीछे कराया आपको। अब देखिएगा बच्चे इसमें खाद्य सुरक्षा के बारे में तो इसमें हम पढ़ ही चुके हैं कि बेटा ये भूदान ग्रामदान तो मैंने आपको बताया ही है। अब नेक्स्ट हमारा लास्ट टॉपिक रह गया है ये, एक मिनट में आपको दिखाती हूँ ज़रा। हाँ, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर। तो अब हम इसे करने जा रहे हैं कि देखिएगा बेटा कि क्या इम्पैक्ट होते हैं एग्रीकल्चर के। ठीक है भाई, इसके ऊपर भी क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं।
तो नेक्स्ट देखिएगा बच्चे, फूड सिक्योरिटी था, इसके अंदर फूड सिक्योरिटी भी आता है जो हमने अभी कंट्रीब्यूशन किया एग्रीकल्चर का, नेशनल इकोनॉमी का। फूड सिक्योरिटी भी आता है। फूड सिक्योरिटी क्या है कि जो हम फूड को इमरजेंसी के लिए गवर्नमेंट क्या करती है बेटा, गवर्नमेंट कुछ सोसाइटी में हमारी गवर्नमेंट बहुत ध्यान रखती है, उसने फूड सिक्योरिटी सिस्टम बनाया हुआ है। इसके 2 कंपोनेंट है फूड सिक्योरिटी सिस्टम के। ये आपका इस ग्लोबलाइजेशन से पहले आएगा। यहाँ पर इसमें मैं कोई हेडिंग देख रही थी, आपकी हेडिंग नज़र नहीं आ रही है, तो यहाँ पर देखते हैं इसमें देखिएगा बेटे, ये जो मैं आपको दिखा रही है इधर देखिएगा आप, जो फार्मर्स थे इसमें हमारा हो गया कि फार्मर्स जो हैं वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी एग्रीकल्चर में कम करते जा रहे हैं। तो कहते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। इसके बाद आपका इसमें इम्पैक्ट दिया हुआ है फूड सिक्योरिटी, इसमें नहीं है टॉपिक, मैं आपको अलग से बता देती हूँ। जो हमारी ओल्ड बुक्स है उसमें फूड सिक्योरिटी है, जो न्यू है उसमें नहीं आ रहा है। देखिएगा बच्चे, गवर्नमेंट फूड को सिक्योर करती है। क्यों करती है? 2 तरीके से करती है। एक तो बफर स्टॉक में, एक DPS में, मतलब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है। बफर स्टॉक और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में क्या है बेटा, तो ये जो आपका बफर स्टॉक है और ये PDS है। आप इसमें जानते हो कि जो गांव और शहर के एरिया होते हैं यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सस्ती मिलती हैं। तो देश के जो नॉर्मल लोग हैं उन्हें भोजन की ज़रूरत होती है और भोजन को ख़रीदने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है। लेकिन कुछ गरीब लोग ऐसे हैं जो इतना महंगा नहीं खरीद पाते, तो सरकार ने खाद्य सुरक्षा नीति बनाई, फूड सिक्योरिटी जिसे हम कहते हैं, खाद्य सुरक्षा नीति बनाई कि जब हमारे यहाँ पर कोई महामारी फैल जाती है, कोई बाढ़ आ जाती है, या खड़ी फसलें ख़राब हो जाती हैं, कीड़ा लग जाता है, या भुखमरी फैल जाती है, तो किसी भी कारण से कोई नेचुरल डिजास्टर हो जाता है, किसी भी कारण से अगर कोई समस्या पैदा हो जाती है जिसमें लोगों को अपना अनाज जुटाना मुश्किल हो जाता है, तो उस टाइम पे गवर्नमेंट इन लोगों की मदद करती है। तो गवर्नमेंट उस टाइम के लिए फूड मतलब अनाज को ख़रीद के स्टोर कर देती है। तो बफर स्टॉक जहाँ पर ये स्टॉक रखा जाता है, और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कि पब्लिक में राशन कार्ड, जो गरीब लोग होते हैं ना, राशन कार्ड में बहुत ही कम रेट पर इसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो ये था आपका खाद्य सुरक्षा, फूड सिक्योरिटी। अब देखिएगा बेटा, वैश्वीकरण का कृषि पर क्या प्रभाव है, जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर। अब वैश्वीकरण का आज एक टॉपिक ख़त्म है, थोड़ा सा रह गया है। देखिएगा बच्चे, जो अंग्रेज़ हुआ करते थे उस टाइम देखिए वैश्वीकरण कोई नई घटना नहीं है। अंग्रेज़ हुआ करते थे, उन अंग्रेज़ों का राज था भारत के ऊपर। तो भारत को उपनिवेश कहा जाता था, किसका? यूरोप का, क्योंकि यूरोप वालों का ये अधिकार था हमारे भारत के ऊपर। तो जिस टाइम पे ये यूरोपीय व्यापारी जो थे भारत आए थे, व्यापारी बनकर आए थे, उस टाइम पर भारत के जो मसाले थे वो पूरे वर्ल्ड में ये एक्सपोर्ट किए जाते थे, बहुत फेमस थे यहाँ के मसाले। तो अंग्रेज़ी टाइम में धीरे धीरे मसालों को तो व्यापार करते ही थे, अंग्रेज़ मसालों का व्यापार किया करते थे, लेकिन कॉटन की तरफ, कपास की तरफ भी वो अट्रैक्ट हुए और उन्होंने यहाँ से कच्चे माल के रूप में कपास को ब्रिटेन ले जाना शुरू कर दिया। उसके बाद वहाँ पर कॉटन का कपड़ा तैयार होने लगा, अच्छी क्वालिटी के कपास को यहाँ से ले जाते थे सस्ते दामों पर। फिर इसी कपास की खेती का प्रेशर डाला जाता था, धीरे धीरे नील की खेती ज़बरदस्ती कराई जाती थी लोगों से। तो ये सब चीज़ रोकने के लिए 1917 में बिहार में चंपारण आंदोलन हुआ था। तो इसकी स्टार्टिंग ही इसलिए हुई थी क्योंकि इस एरिया के किसानों को ज़बरदस्ती उनकी ज़मीन पर नील की खेती करने के लिए दबाव डाला जाता था, और नील की खेती होने से पूरी ज़मीन बंजर हो जाती है, इसलिए किसान नहीं चाहते थे कि वो नील की खेती करें। और नील जो है वो ब्रिटेन में ये कॉटन इंडस्ट्री के लिए कच्चे माल का काम करता है, क्योंकि जो कॉटन का कपड़ा तैयार किया जाता था ब्रिटेन में, उसे कलर देने के लिए नील की ज़रूरत होती थी, और ब्रिटेन का नील अच्छा नहीं होता था, हमारे भारत का नील चमकदार हुआ करता था, इसीलिए यहाँ पर नील का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा था और नील का एक्सपोर्ट भी किया जाता था। 1990 के बाद ग्लोबलाइजेशन
होते होते ही जो इंडिया के किसान थे उन्हें बहुत सारी चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। चावल, कपास, रबड़, चाय, कॉफ़ी, जूट, मसाले, इतने मेन चीज़ें मेन होने के बावजूद भी, इनका उत्पादक करने के बाद भी, इन्हें उगाने के बाद भी जो कृषि है, भारत की कृषि पूरे वर्ल्ड के जितने भी वर्ल्ड की डेवलप्ड कंट्री हैं उनका मुकाबला करने में एबल नहीं थी। इतने सक्षम होने के बाद भी वो उनका मुकाबला नहीं कर सकती थी। तो क्योंकि उन देशों में एग्रीकल्चर को सबसे ज़्यादा सहायता दी जाती है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा उस टाइम पर नहीं था। आज जो है, आज भारतीय कृषि दोराहे पर है। जो भारत की कृषि है बेटा, उसे एबल बनाना है और इस लायक बनाना है कि वो छोटे किसानों की स्थिति को सुधारने में ज़ोर दे सकती है। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद लंबा चौड़ा वादा किया गया था नेताओं की तरफ से कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन आज जिन वादों को किया गया था, ये खुद के वादे उनके कई विवादों से घिरे हुए हैं। इनके जो वादे थे, इनकी बातें थी, उनके ऊपर खुद लोगों ने क्वेश्चनिंग कर दी है। तो इस वजह से जो इनकी लैंड है, धीरे धीरे जो यहाँ पर ज़मीन सूखने लगी, जो ग्रीनरी थी, घास फूस थी, वो भी यहाँ से विलुप्त होने लगी। और जो भूमि थी, सूखने की वजह से भूमि सूखा पड़ गया, नमी नहीं रही, तो फसल उगाने के लायक नहीं रही। तो इस तरह के संकेत को जीन क्रांति कहा जाता है। जीन क्रांति का मतलब है कि जिसमें जो मिट्टी के अंदर पैदा करने वाली ताकत है, फसल को पैदा करने वाली, वो इंजीनियरिंग सम्मिलित है उसके अंदर। मतलब टेक्नोलॉजी की वजह से है थोड़ी वो जो पॉसिबल है। तो बेटा धीरे धीरे टाइम बीतता चला गया, उर्वरक और कीटनाशक का यूज़ होने लगा। अब इनका यूज़ खेतों में हो रहा है फसल को अच्छी करने के लिए। तो कारखाने भी शुरू हुए क्योंकि ये रसायन बनाए जाते थे वहाँ पर। इसीलिए धीरे धीरे एनवायरनमेंट के ऊपर इसका नेगेटिव इफ़ेक्ट ज़्यादा नहीं पड़ा। तो बच्चे, ये बातें थी हमारी यहाँ तक की। देखिए बेटा, एक लास्ट इसमें रह गया है कि इंडिया के अंदर 60 करोड़ लोग इंडिया के अंदर ऐसे हैं जिनके पास 25 करोड़ हेक्टेयर भूमि है और वो उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। 60 करोड़ लोग ऐसे हैं जो 25 करोड़ भूमि के ऊपर डिपेंड करते हैं, जिनके पास कोई दूसरा साधन ही नहीं है कृषि के अलावा। तो बेटा आज तक के लिए बस इतना ही। आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। आप वीडियो को बार बार सुनना। आज हम एग्रीकल्चर चैप्टर करा चुके हैं। मिलते हैं नए चैप्टर और नई वीडियो के साथ में। ओके बेटा, थैंक यू। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय।